जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने ऑनलाइन परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में। मैं धर्मेश सर आपको आपकी आगामी परीक्षा यूपीएसआई यानी दरोगा परीक्षा के लिए मैं आपको पढ़ाता हूं, सिखाता हूं मूल विधि एवं संविधान। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई की जो परीक्षा है वो दिसंबर में प्रस्तावित है और उसी के तहत हम लोग जो है बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपकी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और मैं आपको आज मूल विधि की क्लास पढ़ाऊंगा। और यकीन मानिए, अभी पहले से कहने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए कि क्लास में ही सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। बस आपको कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और शेयर भी कर देना है, हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। आइए जरा सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मूल विधि क्या है। सबसे पहले ये समझिएगा, जो आपका टॉपिक है दैट इज मूल विधि, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल लॉ कहा जाता है। आपका जो टॉपिक है क्या है? मूल विधि। मैं बात करूंगा आपसे मूल विधि की और इंग्लिश में इसको फंडामेंटल लॉ कहा जाता है। क्या कहते हैं? फंडामेंटल लॉ। चलिए, तो मूल विधि क्या है, इसके पहले शाब्दिक अर्थों को हम लोग समझेंगे। देखिएगा, मूल का मतलब अगर हम लोग देखें तो मूल का मतलब होता है जड़, या मूल का मतलब क्या होता है? जड़ होता है। या क्या होता है? या हिंदी में और कहें तो क्या हो जाएगा? आधार। या इंग्लिश में एक शब्द और इसका हम लोग देखें तो क्या होता है? बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। और किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी विषय के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बेस की ज़रूरत पड़ती है। यानी बेस वह आयाम है, बेस वह आयाम है जिसके बिना कि काम ना चले। यानी यहाँ पर मूल का मतलब क्या हो गया? मूल का अर्थ हो जाएगा जिसके बिना काम ना चले। यानी जिसका मूल नहीं होगा, जिसका मूल नहीं होगा वो नहीं होगा। यानी मूल हर वस्तु का, व्यक्ति का, विषय का कुछ न कुछ क्या होता है? मूल होता है। यानी मूल का मतलब जो जरूरी हो वो आपके क्या होता है? मूल होता है। यानी जिसके बिना काम न चले। समझिएगा, जिसके बिना काम न चले क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। तो मूल और विधि का मतलब क्या होता है? विधि का अर्थ होता है तरीका। क्या होता है? मैनर। या अगर हम लोग इसके पर्यायवाची शब्द की बात करें तो विधि का पर्यायवाची हो जाएगा कानून, या इंग्लिश में बात करें क्या हो जाएगा? लॉ हो जाएगा। लेकिन विधि के अगर शाब्दिक अर्थ को अगर हम लोग समझें तो विधि का मतलब होता है तरीका। नियम नहीं कहेंगे, विधि का मतलब होता है तरीका। यानी ऐसी बात, जैसे कोई काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो विधि कहलाता है। ठीक है, तो मूल विधि का मतलब ऐसा तरीका जिसके बिना काम न चले वो क्या हो जाएगी? मूल विधि हो जाएगी। यानी ऐसे कानून जिसके बिना काम न चले वो मूल विधि हो जाएगी। जरा सा शाब्दिक अर्थ को आप समझिएगा। ठीक है, अब अगर बात करें यूपीएसआई या पुलिस से संबंधित परीक्षाओं में आपसे मूल विधि के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो एक बात जान लीजिएगा कि एक पुलिस अधिकारी को बेसिक जो लॉ होते हैं, जो ज़रूरी कानून है वो ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी कानून को लागू कराने की जो प्रक्रिया होती है वो एक पुलिस अधिकारी करता है, पुलिस के लोग करते हैं। इसलिए यूपीएसआई को मूल विधि की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके शाब्दिक अर्थ हो गया मूल और विधि का। अच्छा, अब एक बात ये समझिएगा, पढ़ना, देखिए कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, कोई सब्जेक्ट आसान नहीं होता है। बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जिस काम में ज़्यादा समय देते हैं वो आसान होता है और जिस काम को ध्यान नहीं देते हैं वो आपके लिए कठिन होता है। लेकिन मूल विधि की अगर बात करें या संविधान की बात करें तो मूल विधि में जो डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट के लिए वो आती है शब्दों की। यानी अगर हमें शाब्दिक अर्थ पता है तो निश्चित तौर पे हम प्रश्नों को बहुत आसानी से, उससे संबंधित तथ्यों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है,
तो बात अगर हम लोग करें, सबसे पहले तो यहाँ पर एक शब्द आया था विधि। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। तो कुछ शब्दों पे टैकल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। विधि का क्या सेंस होता है? हिंदी में आपको पता है विधि का एक शाब्दिक अर्थ और क्या होता है? कानून। जैसे आप लोग बोलते हो हिंदुस्तान में क्या है? हिंदुस्तान की सर्वोच्च विधि, हिंदुस्तान की सर्वोच्च विधि क्या है? यानी सबसे ऊंचा जो तरीका है वो क्या है? वो संविधान है। ठीक है, सबसे ऊंचा तरीका काम करने का क्या है? संविधान है। यानी हिंदुस्तान में किसकी सर्वोच्चता है? विधि की, संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, तो विधि क्या है? जैसे आप लोग याद रखिए, भारत में किसकी सर्वोच्चता है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में सबसे सर्वोच्च विधि कौन सी है? ऐसा समझिएगा, भारत की सर्वोच्च विधि यानी भारत का सर्वोच्च तरीका, भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? विधि। तो विधि का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। तो विधि का मतलब क्या हो गया? तरीका। अच्छा, अब यहाँ पर विधि का सेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक शब्द आता है अधिनियम। तो जरा सा समझेंगे अधिनियम क्या होता है। एक एक शब्द पे जरा सा टैकल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ शब्दों को हम लोग देखेंगे। अधिनियम। अच्छा, विधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लॉ कहा जाता है। ठीक है, विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। अधिनियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। अब अधिनियम क्या है? अधिनियम के शाब्दिक अर्थ को समझिएगा, ऐसी बात जो विधि को लागू करने के लिए संसद बनाती है। ऐसी बात जो विधि को लागू करने के लिए संसद बनाती है उसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। ठीक है, विधि को यानी कानून को लागू करने के लिए संसद के द्वारा क्या बनाया जाता है? अधिनियम बनाया जाता है। यानी ऐसी बात जो विधि को लागू करने के लिए, ऐसी बात जो विधि को लागू करने के लिए संसद बनाती है, अधिनियम कहलाता है। संसद बनाती है, उसी को क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। बनाती है, अधिनियम कहलाता है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अधिनियम क्या है? जो विधि को लागू करने के लिए संसद के द्वारा बनाई जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। अच्छा, अधिनियम कब बनता है? अधिनियम भाई विधि को लागू करने के लिए तो अधिनियम हो गया, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, लेकिन अधिनियम कैसे बनता है? तो अधिनियम बनाने के लिए जो प्रस्ताव दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधेयक कहते हैं या बिल कहते हैं। अधिनियम को बनाने के लिए जो क्या होती है? जो प्रस्ताव होता है, अधिनियम को बनाने के लिए जो प्रस्ताव होता है वो आपके क्या होता है? वो आपके विधेयक या बिल कहलाता है। ये भी समझ लीजिएगा। या अधिनियम से पहले जो बात क्या होती है, प्रस्ताव में लाई जाती है, उसे विधेयक या बिल कहा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखिएगा, अब हम लोग बात करें नियम। अधिनियम हो गया एक शब्द यहाँ पर समझिएगा क्या होता है? नियम। एक शब्द यहाँ पर समझिएगा क्या? नियम। विधेयक समझ में आ गया। नियम क्या होता है? नियम का मतलब इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? रूल। देखिए, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, रूल में, सब में डिफरेंस है। बोलते नियम। विधि क्या है? नियम है। विधि नियम नहीं होती है प्यारे दोस्तों। नियम का मतलब क्या होता है? रूल होता है। नियम का मतलब क्या होता है? आपके रूल होता है। और नियम कौन बनाता है? नियम को कार्यपालिका लागू करती है। कौन? उसके लिए हमें क्या नहीं करना होता है? उसके लिए संसद के द्वारा विधि को लागू कराने के लिए अधिनियम की जरूरत नहीं होती है। नियम जो होते हैं वो कार्यपालिका बनाती है। जैसे जरा सा समझिएगा नियम क्या होते हैं? कार्यपालिका बनाती है। नियम कौन बनाता है? कार्यपालिका बनाती है। बहुत ही आसान शब्दों में समझिएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। नियम कौन बनाता है? कार्यपालिका बनाती है। समझिएगा, जैसे अभी कोविड-19 के इफेक्ट से, के प्रभाव से आप देखें तो एक कर्फ्यू लग गया था, लॉकडाउन लग गया था और घरों से निकलना मना कर दिया गया था। तो घरों से निकलना किसने मना किया था? कार्यपालिका ने। पुलिस डंडा लेके बैठी हुई है। पुलिस डंडा लेके बैठी हुई है। घर से जैसे निकलेंगे, ये नियम है कि निकलना मना है, और निकल गए तो फिर आपको पता है क्या होता है। तो कहने का सेंस ये है कि ये कौन? ये संसद में विधि थोड़ी बनाई जा रही है। तो संसद ने विधि बनाई है, उसके अंतर्गत
कार्यपालिका क्या करती है, नियम बनाती है। तो कार्यपालिका क्या करती है, नियम बनाती है। नियम क्या होता है, नियम कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाते हैं, ये समझिएगा। आ रहा है बात समझ में? सभी को एक एक शब्द क्लियर हो जाएगा, बस केयरफुली आपको जुड़े रहना है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर एक शब्द बात करेंगे, उपनियम क्या होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो इंग्लिश में, जिसे आप लोग रेगुलेशन कहते हो। एक शब्द आपके क्या होता है, उपनियम। हिंदी में क्या कहते हैं उसे, रेगुलेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, रेगुलेशन। आइए समझिएगा, उपनियम क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है। रेगुलेशन जो होता है संस्था बनाती है, संस्था। अब संस्था का मतलब समझिएगा, संस्था बनाती है। संस्था जैसे आपके क्या हो गया, संस्था जैसे आपके मानवाधिकार की संस्था है, ठीक है। मानवाधिकार क्या है, एक संवैधानिक क्या है, संस्था है, ठीक है। तो मानवाधिकार जो है वो क्या करता है, एक उपनियम बनाता है। जैसे मानवाधिकार ने बना दिया कि पुलिस किसी को ज़बरदस्ती मार पीट नहीं सकती, और किसी मानव को मारा पीटा जाता है निरर्थक रूप से, तो किस लेवल तक मारपीट हो सकती है, क्यों हो सकती है, सब चीज़ का क्या होता है, उपनियम होता है। उसका क्या होता है, रेगुलेशन होता है। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ भी कारित कर दिया जाए। तो इसे कौन बनाते हैं, इसे संस्थाएं बनाती है। अगर किसी को पुलिस मार दी तो मानवाधिकार वाले पहुंच गए, ठीक है। मानव के अधिकारों के अंतर्गत काम करना है, तो ये उपनियम कौन बनाता है, आपके संस्था बनाती है। आई थिंक सभी को बात क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया विधि क्या होती है ना, अधिनियम क्या होता है, विधेयक क्या होता है, नियम क्या होता है, उपनियम क्या होता है। अच्छा, एक शब्द हम लोग सीखेंगे संहिता, फिर आगे मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो एक शब्द आप यहाँ पर समझिएगा, संहिता किसे कहते हैं। संहिता को इंग्लिश में कोड कहा जाता है। संहिता को क्या कहा जाता है, कोड कहा जाता है। अलग अलग कानूनों को विधिबद्ध करके एक स्थान पर इकट्ठा करना क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। अलग अलग किसको, अलग अलग कानूनों को एक स्थान पर विधिबद्ध करके एक स्थान पर विधिबद्ध करके, समझिएगा, विधिबद्ध करके इकट्ठा करना क्या कहलाता है, इकट्ठा करना क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। ये तो बात समझ में आ गई कि नहीं, संहिता क्या है, कहलाता है। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। आपको सिलेबस में, पूरे सिलेबस की बात नहीं करूंगा, आप डेफिनेटली आपको नेट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको आईपीसी सीआरपीसी पढ़ना होता है। आईपीसी का मतलब क्या हो गया, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। दो संहिताएं आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि संहिता क्या है भैया। संहिता वो है जब अलग अलग कानूनों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है विधिबद्ध करके, तो जो उसका कलेक्शन होता है उसी को क्या बोलेंगे, उसी को संहिता बोला जाता है या संहिता कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक मेरे सभी दोस्तों को ये बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। देखिए, शब्दों पे टैकल करिएगा, निश्चित तौर पे मूल विधि बहुत ही आसान टॉपिक है, आप 1 बाय 1 एक एक बात को सीख जाओगे, ठीक है। जरा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो कुछ शब्दों की बात रही। आइए जरा सा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता क्या है, या भारतीय दंड संहिता के बारे में बात करेंगे। तो आपको पढ़ना है क्या, भारतीय दंड संहिता, आपको पढ़ना है क्या, भारतीय दंड संहिता 1860, क्योंकि 1860 में बनकर तैयार हुई थी। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, जब किसी कानून के बाद, जब किसी आर्टिकल के बाद वो तारीख लिखी रहे, तो ये समझ लीजिएगा कि उसी साल वो उसी समय पर बन के
तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, भारतीय दंड संहिता पढ़ना है। इसके एक दो नाम और हैं, उसको भी सीख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता को इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन पेनल कोड। क्या कहा जाता है, इंडियन पेनल कोड। संहिता का मतलब मैंने आपको बताया था 1860, या ये हिंदी में कहा जाता है भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन पेनल कोड। और अगर हम लोग उर्दू की बात करें तो उर्दू में इसे कहा जाता है ताज इराद ए हिंद 1860। यानी हिंदी में भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड, और उर्दू में क्या कहा जाएगा, ताज इराद ए हिंद। अगर आपको याद हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर पुरानी मूवीज में देखें तो वहाँ पर जब कभी अदालत का दृश्य होता था और सज़ा सुनाई जाती थी, तो वहाँ पर ये बोला जाता था कि ताज इराद ए हिंद की दफ़ा, ताज इराद ए हिंद की दफ़ा 420 के तहत इन्हें 3 महीने की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ऐसा आपको याद है कि नहीं, ऐसा बोला जाता था, ऐसा अनाउंसमेंट होता था। तो यही है भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग, उसका सेंस क्या होता था, अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड 1860। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द और समझ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसकी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द होता है धारा। कौन सा शब्द होता है, धारा। हिंदी में कहेंगे तो धारा कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो सेक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेक्शन, और उर्दू में क्या बोलेंगे, दफ़ा। हिंदी में धारा, इंग्लिश में सेक्शन, और उर्दू में क्या बोलेंगे, दफ़ा। यहाँ पर अनुच्छेद नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगी, धारा होगी। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके नियम कानून दिए गए हैं, जो उनकी संख्या दी गई है, उसे क्या बोलेंगे, उसे धारा बोलेंगे, या इंग्लिश में सेक्शन, या उर्दू में क्या बोलेंगे, दफ़ा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। 3 नाम हैं, और क्या क्या नाम है, भारतीय दंड संहिता, या इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड, या ताज इराद ए हिंद। इतना आपको याद रखना है पहले तो। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कुछ और बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट भी कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत आसानी से आप लोग कर जाओगे, है ना। आइए बात करेंगे, चलिए। अच्छा, अब प्रश्न ये बनता है, हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा अभी मैं, भारतीय दंड संहिता की हिस्ट्री की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा बेसिक हम लोग इसके बेसिक की बात करेंगे, बेसिक को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय दंड संहिता बनाया किसने होगा, तो भाई कहीं पर दंड का विधान कौन बनाता है, जो वहाँ पर राज्य करता है, वहाँ का जो राजा होता है। तो देखिए यहाँ पर डेट क्या दी गई थी, 1860। आपको डेट क्या दी गई है, 1860। तो बताइए 1860 में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि 1860 में भारत में किसका शासन था, क्या भारतीयों का शासन था? सोच के बताइए, 1860 में भारत जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। आपको पता है कि नहीं पता है, 1860 में भारत अंग्रेज़ों का क्या था, गुलाम था, यानी हम लोग इसके क्या थे, उपनिवेश थे, है ना। तो अब ये बताइए 1860 में अगर कोई दंड संहिता बनी है तो उसको बनाया कौन होगा, ब्रिटेन ने बनाया था। किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ब्रिटेन ने बनाया था। तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा कि दंड संहिता को ब्रिटेन ने बनाया था। भारतीय दंड संहिता को किसने बनाया था, भारतीय दंड संहिता को, भारतीय दंड संहिता को किसने बनाया था, ब्रिटेन ने बनाया था, ब्रिटेन ने बनाया था। अच्छा, संहिता का सेंस अभी मैंने आपको बताया, संहिता क्या होता है कि अलग अलग क्या नियमों कानूनों को इकट्ठा करके एक जगह पर विधिबद्ध कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। अब ये कहा जाए कि भारतीय दंड संहिता में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत
किसी अपराध की परिभाषा और उस अपराध के लिए दंड के विषय में प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो क्या कहा गया भारतीय दंड संहिता में? क्या अपराध की परिभाषा, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय यानी आईपीसी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अपराध की परिभाषा तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अपराध की परिभाषा तथा उससे संबंधित दंड विधान, उससे संबंधित दंड विधान का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? उससे संबंधित दंड विधान का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। आई थिंक सभी को क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता में क्या दिया गया है। तो याद रखिएगा कि कौन सी बात अपराध है, या अगर वह बात अपराध है, या कौन सा कार्य अपराध है। अगर वह कार्य अपराध है तो उस बात के लिए, उस क्रिया के लिए, उस कार्य के लिए क्या दंड दिया जाएगा, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? इसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 में किया गया है, समझिएगा। लेकिन अगर इसके प्रोसेस की बात करें, इसकी प्रक्रिया की बात करेंगे, तो इसकी प्रक्रिया की बात सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। इसके प्रोसेस की बात जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। लेकिन इसकी परिभाषा, अगर बात करेंगे परिभाषा की, और किसकी बात करेंगे, और अगर आप बात करेंगे उसके लिए दंड के प्रावधान की बात का उल्लेख की बात करेंगे, तो कहाँ पर किया गया है? वो आपके भारतीय दंड संहिता में इसका उल्लेख किया गया है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, 1 सेकंड में आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे। कहीं भी कन्फ्यूजन होती है तो निश्चित तौर पे आप पूछ लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक शब्द आया अपराध, एक शब्द यहाँ पर क्या आया? अपराध। तो पहले तो ये समझना है अपराध क्या है भैया, अपराध किसे कहते हैं। तो देखिएगा अपराध क्या है, यानी कौन सी बात अपराध है या नहीं है। तो अपराध की अगर हम लोग बात करें तो अपराध क्या है ये बताइएगा। अपराध किसे कहते हैं, यानी अपराध को हम लोग क्राइम कहते हैं, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में जो बुक में आपको लिखा हुआ मिलता है उसे इंग्लिश में ऑफेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफेंस। ठीक है, याद रखिएगा, ऑफेंस लिखा है दैट मीन्स क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। अब कौन सी बात अपराध है ये समझिएगा। तो ऐसा कार्य ऐसा कार्य जो विधि में विहित, ऐसा कार्य जो विधि में विहित कानूनों का उल्लंघन करता है वो अपराध कहलाएगा। उल्लंघन करता है, ऐसा कार्य जो विधि में विहित कानूनों का उल्लंघन करता है, क्या कहलाएगा? अपराध कहलाता है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अपराध क्या है? जो विधि में विहित जो नियम कानून है उनका जो उल्लंघन करता है वो क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विधि द्वारा निषेधित कार्य क्या होगा? जो विधि द्वारा निषेधित कार्य है वो क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। अपराध के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, अपराध के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपराध का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा
अशुभ कर्म, यानी कि अशुभ का मतलब क्या, ऐसा काम जो शुभ ना हो, जो गलत हो, वही क्या होता है, अपराध होता है। लेकिन लॉ की लैंग्वेज में कहें तो विधि के द्वारा निषेधित जो काम होगा वो क्या होगा, अपराध कहलाएगा। सभी को क्लियर है? जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ और भी आगे बात करेंगे। यानी कोई काम चोरी है, कोई कार्य चोरी है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये भारतीय दंड संहिता डिसाइड करेगी धारा 378 के अंतर्गत। तो वह चोरी है कि नहीं है, ये कहाँ दिया गया है, यह भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये सब बातें आपको भारतीय दंड संहिता में पढ़ना। आगे 1 बाय 1 मैं आपको सारे आर्टिकल्स की बात करूंगा। यहाँ पर थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात और हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आईपीसी जो है, अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा दंड विधान कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि आईपीसी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दंड विधान है। अगर अच्छा प्रश्न ये बनता है कि आईपीसी बनकर कब तैयार हुई थी या आईपीसी कब लागू हुई थी, तो आईपीसी जो है वो लागू हुई थी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 जनवरी 1962 में पूरे भारत में आईपीसी लागू हुई थी। इसकी चर्चा हम लोग फिलहाल आईपीसी के हिस्ट्री में करेंगे। अभी हम लोग ये समझें कि विश्व का सबसे बड़ा दंड विधान भारतीय दंड संहिता, जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वैसे ही एज इट इज ये भी बात माइंड में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने माइंड में कि भारतीय दंड संहिता जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दंड विधान है। ठीक है, याद हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 विश्व का सबसे बड़ा, कुछ पॉइंट्स हैं नोट कर लीजिएगा, माइंड में नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 विश्व का सबसे बड़ा, कितना बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, दंड विधान है, सबसे बड़ा दंड विधान है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्या है, दंड विधान है, यानी इससे बड़ा दंड विधान कोई नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा दंड विधान कौन सा है, भारतीय दंड संहिता 1860। पूछा जाए भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय है, तो याद रखिएगा भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय है। याद करेगा, भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय हैं। कितने, 23 कुल 23 अध्याय हैं। लेकिन गणना की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से भारतीय दंड संहिता में 26 अध्याय हैं, जिसमें 5 का, 9 का, 20 का 3 चैप्टर जो है जोड़े गए हैं, लेकिन वो का के ए के रूप में जोड़े गए हैं। तो लेकिन हम लोग गणना की बात करेंगे, संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 26, लेकिन टोटल अध्यायों की जो संख्या है वो कितने हैं, 23। तो आपको क्या याद रखना है, 23। गणना की दृष्टि से अगर गिनती करते हैं तो 26 हो जाएगा, तो ये भी नोट कर लेंगे। गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से कुल 26 अध्याय, जिसमें क्या 5 का, 9 का और 20 का जोड़े गए हैं। 5 का, 9 का, यानी 9वें अध्याय में का जोड़ा गया है, और 20 का, ये अध्याय क्या है, जोड़े गए हैं। तो गणना करेंगे तो 26 हो जाएगा, लेकिन जो अगर यहाँ पर संख्या की बात करेंगे तो कुल कितने हैं, 23 है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि भारतीय दंड संहिता का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। भारतीय दंड संहिता का सबसे बड़ा जो अध्याय है दैट इज 17, वो अध्याय 17 है, जिसका नाम संपत्ति के विरुद्ध अपराध क्या है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपत्ति के विरुद्ध क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो नोट करेंगे हम लोग, भारतीय
शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, आईपीसी याद करो। अब जरा सा, हर बार भारतीय दंड संहिता लिखने की जरूरत नहीं। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड में का सबसे बड़ा अध्याय, बिगेस्ट टॉपिक ऑफ द आईपीसी, सबसे बड़ा अध्याय 17 है, जिसका नाम संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। नाम क्या है बताइएगा? सबसे बड़ा जो अध्याय है वो अध्याय कौन सा है? 17। और नाम क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। क्या नाम है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जिसमें 378 से जो धारा 378 से लेकर के 462 तक है। कितने तक है? 378 से 462 तक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और याद रखिएगा, जो मैं अभी बताना आपको भूल गया। आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। ये बात खूब नोट कर लीजिएगा। आपसे ये पूछ लिया जाए आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं, आईपीसी में कुल कितने सेक्शंस हैं, या ताज-ए-रादे हिंद में कुल कितने दफ़ा हैं। फिर से सुनिएगा, ताज-ए-रादे हिंद में कुल कितने दफ़ा हैं, या भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं, या आईपीसी इंडियन पेनल कोड में कितने सेक्शन हैं। तो याद रखिएगा सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, क्योंकि वो अलग अलग भाषा में बोले गए शब्द हैं। कितने हो जाएंगे? 511, 511। कितने हो जाएंगे? 511 यानी कि 511। तो आईपीसी में कुल कितने धारा हैं? आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। याद रखिएगा 511 धाराएं हैं, यानी कितनी दफाएं हैं? 511। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आईपीसी में धाराओं की संख्या 511 और सबसे बड़ा अध्याय अध्याय 17, जिसका नाम क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। अब एक प्रश्न और बहुत अच्छा बनता है, कौन सा कि आईपीसी का जो सबसे छोटा अध्याय है वो कौन सा है? आईपीसी का सबसे छोटा जो अध्याय है कौन सा अध्याय है? तो आईपीसी का सबसे छोटा अध्याय अध्याय 23 है। कौन सा हो जाएगा? अध्याय 23। तो यहाँ पर देखिएगा, एक पॉइंट और नोट करिएगा, आईपीसी का सबसे छोटा अध्याय 23 है, जिसका नाम अपराध करने का प्रयत्न है। 23 है जिसका नाम अपराध करने का प्रयत्न है। कुछ बेसिक जानकारी है, याद रखिएगा, प्रयत्न है। सबसे छोटा अध्याय कौन सा? जिसमें सिर्फ कितनी धारा है? इसमें एक धारा है। कितनी धारा? एक धारा है। धारा एक नहीं, सिर्फ एक धारा है। संख्या की दृष्टि से कितनी धारा है? एक धारा है। जो कौन सी धारा है? लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाला अध्याय है। धारा केवल एक है। जो धारा कौन सी है? धारा का नंबर क्या है? 511। एक धारा है, जो धारा का नंबर है वो कौन सा है? 511। यानी सबसे लास्ट धारा कौन सी है? ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आईपीसी की सबसे लास्ट धारा कौन सी है, तो 511, जिसका क्या नाम है? अपराध करने का प्रयत्न। टॉपिक में आपको सबसे लास्ट वाली धारा आपको दी गई है, और ये टॉपिक ही सबसे छोटा है, इसमें एक ही धारा है 511। याद रहेगी बात? नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा, याद रखिएगा ये बात कि एक ही अध्याय में एक ही धारा ही है जो 511वीं धारा है, और इस अध्याय का नाम है अपराध करने का प्रयत्न। याद रहेगा सभी को, याद रखिएगा ये बात कि लास्ट धारा कौन सी है? 511, और नाम क्या है इस टॉपिक का? अपराध करने का प्रयत्न। याद हो जाएगा सभी को। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, आईपीसी जब बनी थी 1860 में,
तो इसमें कुल कितनी मूल धाराएं थी? तो आईपीसी में मूल धाराओं की संख्या आईपीसी में मूल धाराओं की संख्या 488। कितनी? 488 धारा थी। मूल धारा जो थी वो कितनी थी? 488 धाराएं थी। ठीक है, और अभी कितनी है? 511। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे। बस 1 बाई 1 आपको हर बात को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, अच्छा एक बात और, आईपीसी को 2 भागों में बांटा गया है। आईपीसी को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में धारा 1 से 298 तक के आर्टिकल सेक्शन दिए गए हैं, और भाग 2 में 299 से पूरे 511 तक के सेक्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आईपीसी को 2 भागों में बांटा गया है। आईपीसी को 2 भागों में बांटा गया है। आईपीसी को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 के अंतर्गत, भाग 1 में भाग 2, ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। भाग 1 में धारा 1 से 298 तक की बात की गई है। अब भाग 2 में उसके आगे की बात की जाएगी, 299 से 511 धाराओं तक की बात की जाएगी। यानी आईपीसी को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक भाग में 1 से 298 तक की धाराओं को, और दूसरे भाग में 299 से 511 तक की धाराओं को बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो आईपीसी है पूरे भारत में लागू होती है। इसके हिस्ट्री की बात आगे हम लोग करेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि जो आईपीसी है वो भारतीय दंड संहिता जो है, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता सेना पर लागू नहीं होती। याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है, लेकिन भारत के अंदर जो सेनाएं हैं उस पर लागू नहीं होती। भारतीय दंड संहिता 1860 सेना पर लागू नहीं होती, क्योंकि सेना के खुद के सैन्य अधिनियम हैं कि ठीक है, सेना पर लागू नहीं होती। सेना पर लागू नहीं होती, ये बात आपको याद रखिएगा। सेना पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सेना के खुद के अपने क्या होते हैं? सैन्य अधिनियम होते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि आईपीसी जो है सबसे लास्ट में कहाँ पर लागू हुई थी अगर आपसे पूछा जाए, तो आईपीसी अभी रिसेंटली सबसे लास्ट में तो जम्मू कश्मीर में लागू हुई है ना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू हो गए। उसके पहले वहाँ पर आरपीसी चलती थी। आगे हम लोग हिस्ट्री में सारी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखेगा, आईपीसी जो है पूरी तरह या कुछ हद तक, यानी कि एक बात यहाँ पर ये समझिएगा कि 1860 में भारत के साथ साथ अन्य कई देश भी जो थे, अन्य कई देश और भी थे जो क्या थे? ब्रिटेन के क्या थे? उपनिवेश थे, यानी ब्रिटेन ने गुलाम करके रखा था। तो जैसे कि भारत को आज़ाद किया तो भारतीय दंड संहिता दे दिया। अब इसी के अंतर्गत पाकिस्तान भी पहले था, तो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान दंड संहिता है, यानी है यही वाले नियम कानून लगभग, और कुछ उसमें फेरबदल करके लागू वही वाली आईपीसी है 1860 वाली। ठीक है, तो कुछ हद तक पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आईपीसी 1860 भारत, पाकिस्तान, यहाँ से बांग्लादेश भी अलग हुआ है तो भारत में लागू हुई, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर, म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर,
ब्रुनोई। कौन कौन से देश में? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, सिंगापुर में, या एक देश और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मलेशिया। इन सभी देशों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आईपीसी क्या है? लागू है। क्या है? लागू है। या तो पूरी तरीके से लागू है या कुछ तथ्यों के रूप में लागू है। तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब सही शब्द आपको दिख रहे हैं, देख लीजिएगा स्क्रीन पे, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि आईपीसी जो है उन सभी देशों में लागू है, आईपीसी उन सभी देशों में लागू है जिन पर अंग्रेजों के क्या थे? उपनिवेश थे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसी सीक्वेंस में, इसी तरीके से हर एक पॉइंट को हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसानी से। और आप देखिएगा मूल विधि संविधान, मैं ये नहीं कहूँगा कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, उसके चांस ही नहीं होते हैं अगर आप एक एक धारा और एक एक बात को आप समझ लेंगे। हर इंपॉर्टेंट बात होगी, हर बात हम लोग करेंगे। आज की ये पहली क्लास थी, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईपीसी के इतिहास की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।